सभी को नमस्ते। आज का जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स को लूंगी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स एक्सपेंस वाली साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैं यहां पे रेंट ले रही हूं। प्रीपेड एक्सपेंस में मैं यहां सैलरी ले रही हूं। दूसरी तरफ इनकम में एक्रूड इनकम में मैं एक्रूड कमीशन ले लेती हूं और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को थोड़ा समझेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट एग्जांपल देती हूं। हमने एक बिल्डिंग अपने बिजनेस के लिए रेंट पे लिया है। बिल्डिंग रेंट पे लिए है और एनुअल उसके चार्जेस, एनुअल जो रेंट है दैट इज 60,000 rupees. But during the year we have paid इस साल में जिस करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनने हैं, इस साल का जो हम हिसाब किताब करने जा रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमें पे करना है 60,000, बट ड्यूरिंग द ईयर वी हैव पेड ओनली फॉर एग्जांपल 48,000। 12,000 इज ये जो 12,000 रुपया है, दिस इज अनपेड रेंट जो हमें पे करना है किसके लिए, किसको पे करना है? जिससे हमने ये बिल्डिंग रेंट पे ली है। वो हो सकता है राम, हो सकता है श्याम, वो हो सकता है एक्स, हो सकता है वाई, हो सकता है जेड, कोई ABC, कोई भी हो सकता है। किसी के भी प्रति, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ए से रेंट पे ली है बिल्डिंग और ए को अभी हमने ये 12,000 पे करना है। समझ आ गई होगी। ये 12,000 अभी पे करना है क्योंकि उससे 60,000 एनुअली हमने चार्जेस उसके रेंट के 60,000 है और उसमें से हमने 48,000 पे किए। वी हैव टू पे 12,000 टू मिस्टर ए। For A, this 12,000 is our liability. ये 12,000 हमारी लायबिलिटी है। हमारा दायित्व बनता है कि हम A को दें। आपने किसी से पैसा लिया है, आपने किसी से 10,000 लिए हैं और उसको आपने पेमेंट करनी है, लेकिन अभी 8,000 ही उसको रिटर्न किया है। 2,000 इज येट टू बी पेड। उसको 2,000 पे अभी भी देना है। वही ये चीज है, हमने 60,000 उसको देना है, 48,000 दिया है, 12,000 की हमारी लायबिलिटी है, अभी उसको पे करना है। देन वी कैन से आउटस्टैंडिंग रेंट इज आवर लायबिलिटी। और ए के लिए हमारा क्या रिलेशन है? ए के साथ हमारा क्या रिलेशन है? ए इज द क्रेडिटर ऑफ
क्रेडिटर है, क्रेडिटर लेनदार है, इसने 12,000 रुपया हमसे लेना है। इसलिए अब आप ये सोचेंगे कि मैम ने रेंट लिखा, ये सैलरी लिखी, यहाँ कमीशन लिखा, ये इंटरेस्ट, ये तो नॉमिनल अकाउंट है, कैसे बोलते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, कैसे बोलते हैं? तो मैंने ये बताया क्यों है ये रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये लायबिलिटी किसी के लिए है, किसी पर्सन के लिए है, इसलिए ये कौन से अकाउंट होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब मैं बताती हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को टर्मिनोलॉजी में क्या क्या इसके नेम होते हैं। नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नंबर 2 रेंट नॉट येट पेड, थर्ड इसका नाम अनपेड रेंट, और नंबर 4 रेंट yet to be paid। रेंट अभी पे करना है, रेंट पे नहीं किया है, नेट अभी तक पे नहीं किया है, और आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सारे एक ही नाम है। आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई सा भी नेम आ सकता है, तो इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी ये सब हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए। तो अभी आपको पता चल गया कि रेंट हमारी लायबिलिटी है, और ये लायबिलिटी किसी पर्सन के प्रति है, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अब मैं इसी के बाद प्रीपेड को ले रही हूं। प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी हमने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी दे दी। सैलरी टू बी पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। इस साल, इस चालू वर्ष में हमने सैलरी कितनी पे करनी है? वी हैव टू पे फॉर एग्जाम्पल 36,000 to our employees, rupees 36,000. But we have paid salary. Actually, we have paid कितनी पे कर दी? हमने 48,000 पे कर दी। पे कितनी करनी थी? पूरे साल की 36,000। इस साल से संबंधित कितनी है? 36,000। और पे कितनी कर दी? 48,000। 12,000 इस साल की नहीं है, सैलरी नेक्स्ट ईयर की भी दे दी, तो ये 12,000 इज प्रीपेड, 12,000 इज प्रीपेड सैलरी। ये इस साल की नहीं है, ये इस साल की नहीं है। इसलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट साइड में सारे आपको बताते हैं कि सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम होती है। तो एक्सपेंसेस साइड में आपने लिख दिया टू सैलरी हमने पे कर दी 48, एक्चुअली वी हैव पेड 48,000, लेकिन पे कितनी करनी थी? 36,000, है ना। तो 12,000 हमने एक्स्ट्रा जो पे कर दी 48,000 में से 12,000 को हम लेस कर देते हैं, और उसको कहाँ लिख देते हैं हम? उसको माइनस करने के बाद 36,000 को आउटर कॉलम में हम लेते हैं। लेकिन अभी आपको ये शब्द पूरे पता नहीं लग रहे, क्योंकि आप अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि जो हमने करंट ईयर का जितना बनता है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उतना ही लेके जाना है। ज्यादा पे किया है तो हमें उसमें से जो ज्यादा पे कर दिया, 12,000 ज्यादा पे कर दिया, उसको लेस करने के बाद आउटर कॉलम में हम इतना ही लेके जाते हैं। इसलिए ये जो प्रीपेड सैलरी है, ये 12,000
ये हमारी एसेट होते हैं। अगले साल के भी हम फिर संभाल के रख लेते हैं, साइड में रख लेते हैं कि ये हमारे अगले साल के लिए संपत्ति बन गए। अगले साल हमें कम पे करना पड़ेगा, 12,000 वी हैव पेड इन एडवांस, है ना। तो ये 12,000 हमारी एसेट होती है। और प्रीपेड सैलरी का और क्या क्या नाम होता है? सैलरी, नंबर 1 तो आपको दिख रहा है, नंबर 2 सैलरी पेड इन एडवांस, और थर्ड है सैलरी अनएक्सपायर्ड सैलरी, तीन एक ही नाम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए डिफरेंट नाम है। सैलरी पेड इन एडवांस, अनएक्सपायर्ड सैलरी, प्रीपेड सैलरी एक ही चीज है। तो ये हमारी एसेट होती है। तो अब देखते हैं, अब इनकम की तरफ जाते हैं। इनकम को मैं ऐसे समझा देती हूँ। हमें कमीशन, इस साल हमें जो कमीशन मिलनी है, फॉर एग्जाम्पल कमीशन टू बी रिसीव्ड पूरे साल के हमें 24,000 कमीशन मिलनी है। बट एक्चुअली वी हैव रिसीव्ड, we have received 18,000, 6,000 we have earned, 6,000 commission we have earned but not yet received। लेकिन वो अभी मिली नहीं है, ये 6,000 अभी मिली नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? accrued commission। accrued commission is also our asset। एसेट है ये भी, ये हमें मिलनी है। जैसे डेटर्स से पैसा आना है, वैसे ही कमीशन जो अर्न कर लिए वो मिलनी है, इसलिए वो हमारी एसेट होती है। और इसी में मैं कर देती हूँ कमीशन की जगह मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट to be received 24,000, but actually we have received during the year, for example 32,000, 8,000 is interest received in advance। अभी कमाया ही नहीं है लेकिन फिर भी मिल गया। रेंट पे हमने अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे दी, हमें उससे 24,000 रेंट आना है, लेकिन उसने मेरे हाथ में 32,000 पकड़ा दिया। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो आप पूरा साल रहे ही नहीं हो, साल का तो मैंने मान लिया कि चलो साल का आपने दे दिया, लेकिन अगले साल का भी दे दिया। तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि उसको साइड में रख ले, उसको संभाल के रख ले, क्योंकि वो अगले साल के हिसाब किताब में आना है। दिस 8,000 इज आवर लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी है। ये 8,000 जो ज्यादा आ गया है ये हमारी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी अब यहां देखेंगे, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी है। अब मैं आपको बताती हूं कि जो भी लायबिलिटी होती है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और एसेट का डेबिट बैलेंस ये हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस हमारा क्रेडिट बैलेंस। अब मैंने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इन चारों की, तो इजियर वे आपको बताती हूँ, बहुत टेंशन में नहीं, बड़े आराम से इसको समझना है कि कैसे इसका इजियर वे क्या रहता है। तो देखेंगे हम, ये आउटस्टैंडिंग रेंट है ना, और इसका लायबिलिटी है और क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और डेबिट में क्या आएगा?
किसका आउटस्टैंडिंग है? ये रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो पर्टिकुलर जो एक्सपेंस है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये एंट्री बन गई। रेंट अकाउंट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसका भी वो आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट क्या है? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है। और प्रीपेड की कैसे करेंगे? ये एसेट है तो डेबिट होगी ना, यहाँ प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट। समझ आ गया एडजस्टमेंट एंट्री? फिर बताती हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट का जो भी एक्सपेंस है उसको लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट कर दो, और डेबिट किसको करना है? उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और इसका थोड़ा सा आगे में बढ़ के आपको समझ आए चाहे ना आए, लेकिन जब आप उस चैप्टर पे पहुंचोगे तो आपको एकदम से उसको याद आ जाएगा। रेंट को हमने डेबिट किया, जब भी किसी एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं तो वो एक्सपेंस बढ़ जाता है। इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 60,000 रेंट पे करना था, 48,000 पे किया था और 12,000 अनपेड था। तो 12,000 अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग तो डेबिट में भी ये 12,000 आएगा। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने लगते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम जैसे लिखा टू रेंट एक्चुअली पेड 48,000 एड, इससे बढ़ जाता है। जब रेंट को डेबिट किया तो आउटस्टैंडिंग रेंट के कारण ये जो नहीं पे किया था ये पे करना है ना, लायबिलिटी है, तो ये इसको ऐड करते हैं हमेशा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग रेंट को हमेशा 12,000 इसको ऐड किया। तो जितना हमने पे करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, उतना अमाउंट हमें शो करना पड़ता है। हमारे हिसाब किताब में जितना हमने पे करना है उतना ही अमाउंट हमें दिखाना पड़ता है। और प्रीपेड में हमने ज्यादा पे कर दिया था तो प्रीपेड को हम लेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये एक्सपेंस को जब हम क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया तो डिक्रीज इन एक्सपेंस हो गया। उससे क्या हुआ? वो एक्सपेंस डिक्रीज हो गया। मतलब हमने पे करना था 60,000 और पे कर दिया 70,000, तो 10,000 जो प्रीपेड था ना उसको लेस करके हमारे आउटर कॉलम में उतना ही आता है जितना एक्चुअल में हमें उसकी सैलरी या वो एक्सपेंस पे करना था। 60 पे कर दिया 70, तो आउटर कॉलम में जितना उस साल का बनता है उसी को लेके जाते हैं। इसलिए पर्टिकुलर एक्सपेंस को जब हम क्रेडिट करते हैं तो उससे वो एक्सपेंस कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे सैलरी एक्चुअली पेड 70,000 लेस प्रीपेड 10,000 और 60,000 जितना बनता है हम उसको आउटर कॉलम में लेके आते हैं। ये डेबिट साइड का था। मैंने ऐसे अकाउंट तो ऐसे होता है ना, मैंने ये थोड़ा सा स्पेस ऐसे, ये डेबिट साइड का है। ये इनर कॉलम है, इनर ये पर्टिकुलर वाले उसमें कैलकुलेशन करके आउटर कॉलम में लेके गए यहाँ से यहाँ। ये अभी आगे बहुत आगे के चैप्टर है, और फिर भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रीपेड इफेक्ट क्या डालते हैं, आउटस्टैंडिंग क्या इफेक्ट डालते हैं। ये इससे आउटस्टैंडिंग से हमने पे करना है तो वो ऐड कर देंगे, नहीं पे किया ना और जहां ज्यादा पे कर दिया उसको लेस कर
एक्रियूड इनकम की एंट्री हम कैसे करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको मैं बता दी थी। तो एक्रियूड इनकम, यहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट लिखा है, यहाँ आप इसमें इनकम में जाएंगे। एक्रियूड कमीशन, हमने कमीशन हमने रिसीव करनी थी 24,000 और लेकिन रिसीव की 18,000, 6,000 इज एक्रियूड। ये एसेट है, हमें आनी है, अभी वो इनकम आनी है, तो ये एसेट है ना, तो एक्रियूड इनकम को, एसेट को हम डेबिट करेंगे। एसेट है तो डेबिट, एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम। पर्टिकुलर इनकम, असल में वो इनकम कौन सी है, कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट, एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। एक चीज दिखाऊं, ये कमीशन इनकम है ना, ये इनकम है, इनकम को क्रेडिट करना मतलब वो इनकम इंक्रीज हो जाती है, इनकम को डेबिट करना मतलब वो इनकम डिक्रीज हो जाती है। तो ये एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, और हम आउटर कॉलम में हमें कितनी दिखानी थी, हमें एक्चुअल में हमारे आउटर कॉलम में कितनी आनी चाहिए, जितनी हमें रिसीव होनी चाहिए 24,000, लेकिन रिसीव हुई इतनी। तो हम इसको क्या करते हैं, जब देखो ये एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो ये इससे एक्रियूड कमीशन हमारी, जब भी हम कमीशन को इनकम को क्रेडिट करते हैं तो इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअली जैसे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड का ये अमाउंट है, क्रेडिट साइड का ये अमाउंट है। यहां पे मैं लिखती हूं बाय कमीशन, एक्चुअल में कितनी रिसीव की 18,000, एड एक्रियूड कमीशन, एक्रियूड कमीशन कितनी हुई 6,000, आउटर कॉलम में ऑटोमेटिकली इतनी ही आनी थी, सो आ गई। तो हम उस साल की जितनी इनकम बनती है उतनी ही हम लेके जाते हैं, जो अगर कम आए तो ऐड कर दो, ज्यादा कर दे तो उसको लेस कर देते हैं, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंस है। तो ये इसकी एंट्री क्या बनी हुई थी, एक्रियूड कमीशन, क्योंकि एसेट है ये, एक्रियूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम देखते हैं, वो हमारी लायबिलिटी है, वो हमारी लायबिलिटी है, देखो ये वाली यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दी है, लायबिलिटी है, तो हम लायबिलिटी साइड में 2 में लिख लेते हैं, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, और इसमें क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, वो पर्टिकुलर इनकम क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। ये मुझे लगता आपको पता लग गया होगा, ये समझ आ गई होगी। और यहाँ पे देखो पर्टिकुलर इनकम को हमने डेबिट कर दिया, लेकिन उस इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इनकम को हम इनकम अकाउंट को डेबिट करते हैं मतलब वो इनकम रिड्यूस हो जाती है। तो कैसे, यहाँ पे मैं बताती हूँ, बाय इंटरेस्ट एक्चुअली रिसीव्ड 32,000 लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एक्स्ट्रा आ गया है हमारे 8,000 को लेस करेंगे ऑटोमेटिकली 24,000 आउटर कॉलम में आ जाए। आउटर कॉलम में फिर एक से बार बता रही हूं कि आउटर कॉलम में हम उतना ही अमाउंट लेके जाते हैं जितना उस साल बनता है, जितना उस साल की वो इनकम बनती है। कम बनती ज्यादा थी, कम रिसीव हुई तो ऐड करना, बनती कम थी, रिसीव ज्यादा होगी तो उसको लेस करना। तो ये एडजस्टमेंट एंट्रीज ये होती है। तो ये तो थी 4, उसके बाद भी 1-2 और हैं, एक तो क्या काफी है,
ये थोड़ी सी करवाऊंगी एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे डेप्रिसिएशन, मशीनरी रुपीज 1 लाख, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रुपीज 1 लाख, डेप्रिसिएशन रेट इज 10%। हर साल वो 10% रिड्यूस हो जाती है, मतलब डेप्रिशिएट हो जाती है, 10% उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। उसको यूज करते हैं तो उसकी जितना हमने उसको यूज कर लिया तो हम ये मान लो उन्होंने 10% जो रेट रखा है, मतलब उसकी उस मशीनरी की लाइफ जो है 10 इयर्स है, तो 10 इयर्स में वो हर साल 10% रिड्यूस होगी। तो ये डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करते हैं देखेंगे। डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक लॉस भी ले सकते हैं, एक्सपेंस है वो। तो एक्सपेंस को डेप्रिसिएशन जो होता है ये हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, लॉस है। उस मशीनरी वो घिसावट होगी, डेप्रिशिएट हो गई, तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री करेंगे, इसको जब हम एक्सपेंस को लेके चलेंगे तो इसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब मशीन घट गई तो रिड्यूस होगी, तो लॉस ही है एक तरह का, तो इसको क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री। अब ध्यान देंगे, मशीनरी हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है, एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन जब उस पर्टिकुलर एसेट को हम क्रेडिट कर रहे हैं टू मशीनरी, क्रेडिट कर दिया मतलब उतने अमाउंट से वो मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, उसमें घिसावट हो गई, उसका ह्रास हो गया, और वो 10% कितना आया हमारा, ये आ गया 10,000। हर साल वो 10,000 डेप्रिशिएट होगी। ये बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एक और करवा देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी भी एडजस्टमेंट एंट्री करवा देती हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एग्जाम्पल 1,000 लोन लिया है, उस पे हमें इंटरेस्ट पड़ा, तो इंटरेस्ट हमने देना है, तो ये एक्सपेंस है ना, तो क्या एंट्री बनेगी, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी, लायबिलिटी है लोन, टू लोन अकाउंट। आप बैंक से लोन लेते हैं, जब उस पर इंटरेस्ट पड़ता है तो लोन बढ़ जाता है ना, लोन इंक्रीज हो जाए विद इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाता है टू लोन अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री है, इंटरेस्ट टू लोन। तो इतनी सी काफी है, और जब हम फाइनल अकाउंट्स में पहुंचेंगे तो ये सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको तब करने को मिलेंगी। फिलहाल एडजस्टमेंट एंट्रीज इतनी आपके लिए सफिशिएंट है।